बाकी हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में बताया था। दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड कॉलम एंड इट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू rho g h, but in our petroleum industry it becomes rho h and this becomes rho g. Okay, so but we use this formula for other value pressure such as overburden pressure and matrix pressure and fracture pressure to interpret all the pressure, ठीक है, to interpret all the pressures themselves. And in this formula we use not hydrostatic pressure but we use hydrostatic pressure gradient when we are plan a well. Okay, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बताया था आपको कि ये हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपॉन डेप्थ, और इसका डेफिनेशन बताया था रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, और ये आपके होता है डेंसिटी के बराबर, फ्लूइड डेंसिटी के बराबर या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी के बराबर विद कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, और ये डेंसिटी आपकी नहीं है, एक तरह से वेट होता है मड फ्लूइड का वेट, तो आप नहीं है इसमें फ्लूइड डेंसिटी कहते हो। फ्लूइड डेंसिटी और फ्लूइड वेट एक ही यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। ठीक है, पर एक्चुअल में होता है ये फ्लूइड वेट है। तो अगर मैं फ्लूइड की जगह मड यूज कर रहा हूँ, ड्रिलिंग मड, तो ये हो जाएगा मड वेट, तो इसको हमने ये इक्विवेलेंट मड वेट के बराबर ही कह देंगे। ठीक है, अब हमने नहीं है जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि जो आप हाइट का डिवाइड दोगे वो यहाँ से लेके कितने ऊपर तक दोगे, तो ये आपको रेफरेंस स्टेट फिक्स करनी पड़ेगी कि यार मैं ये रेफरेंस स्टेट लेता हूँ कि क्या ये रेफरेंस स्टेट लेता हूँ कि क्या ये रेफरेंस स्टेट लेता हूँ। सो जनरली हम नहीं है रेफरेंस स्टेट ऑफशोर में लेते हैं सी बेड या फिर नहीं है ऑफशोर वेसल का फ्लोर, और सब सरफेस ऑनशोर पे लेते हैं हम नहीं है सरफेस। ओके, तो सरफेस से फॉर्मेशन के पॉइंट तक ये डेप्थ आ जाएगी आपकी। ठीक है, जब हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट निकल जाता है तो हम नहीं है सारे वेलबोर प्रेशर को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पोर प्रेशर ग्रेडियंट निकाला, ठीक है, पोर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, और मैंने नहीं है वो फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट निकाला, फिर मैंने ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट निकाला। ठीक है, तो ये कुछ आएगा, ये कुछ और वैल्यू आएगी, ये कुछ और वैल्यू आएगी, तो मैं इन तीनों को आपस में कोरिलेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट का कर्व बनाऊं किसी भी प्रेशर के लिए, चाहे मैं पोर प्रेशर के लिए बनाऊं, चाहे फ्रैक्चर प्रेशर के लिए बनाऊं, चाहे ओवरबर्डन प्रेशर के लिए बनाऊं, तो सपोज करो मेरा जो मैंने देखिए हाइपोथेटिकली जो कर्व निकाला है इस फॉर्मूले को यूज करके, वो समथिंग यू मान लो कि ये जीरो डेप्थ हो गई, ये 2000 फीट हो गई आपकी है, और मेरा प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट किसी भी के लिए, किसी प्रेशर के लिए, पोर प्रेशर हो सकता है, फ्रैक्चर प्रेशर हो सकता है, तो उसके लिए समथिंग ये आया। ठीक है, तो डेप्थ के साथ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ा। ठीक है, और जो मैं एक्चुअल में नहीं है बेल लॉगिंग के थ्रू और तुम्हारे कोरिंग के थ्रू निकालता हूं, अगर वो इस तरीके से आया तो मैं इससे नहीं डिफरेंस निकाल सकता हूं कि क्या एक्चुअल क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है। आना चाहिए तो ये वाला आना चाहिए, और आ रहा है तो ये वाला आना चाहिए, तो इनके बीच में मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट आप किसी डेप्थ के रेफरेंस में निकालोगे, और इससे नहीं हमने सारे वेरिएबल प्रेशर होते हैं उनको कोरिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमको देता है कि क्या वेरिएशन हुआ है एक्चुअल प्रेशर से। ठीक है, एक्चुअल प्रेशर जो आना चाहिए उससे क्या वेरिएशन हुआ है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने बता दिया था, सिस्टम स्टडी थी, ये मैंने आपको अब बता दूं। ठीक है, अब आता है आपका ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट, ओवरबर्डन प्रेशर और ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये ओवरबर्डन प्रेशर और ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो ओवरबर्डन प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टोटल ओवरलाइन फॉर्मेशन
ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मेरे को नहीं है इस पॉइंट पर नहीं है ओवरबर्डन प्रेशर निकालना है, तो इस पॉइंट पे ओवरलैंड फॉर्मेशन की वजह से, इस फॉर्मेशन की वजह से, इस फॉर्मेशन की वजह से सरफेस तक प्रेशर ड्यू टू ओवरलैंड फॉर्मेशन एबव द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके कारण जो प्रेशर लगेगा वो हमारा नहीं है ओवरबर्डन प्रेशर होगा। इसमें नहीं तुम्हारी रॉक भी आ जाएगी प्लस तुम्हारा फ्लूइड भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस तुम्हारे अदर मटेरियल भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई ओवरबर्डन प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय द टोटल वेट ओवरलाइंग अबव द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और टोटल वेट में आ जाएगा आपका फॉर्मेशन सॉलिड का वेट दैट इज फॉर्मेशन लैटिस का वेट और फॉर्मेशन फ्लूइड का वेट दैट इज फॉर्मेशन फ्लूइड। और अगर मैं इन सब की एवरेज डेंसिटी निकालूं और वो नहीं रो आ रही है तो इसको हम बोलेंगे बल्क डेंसिटी, और फिर नहीं आप जब ओवरबर्डन प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, तो ये आ जाएगा रो बल्क इनटू डेप्थ, और साथ में जो आप जिस यूनिट में लोगे उसका कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया आपका ओवरबर्डन प्रेशर ड्यू टू टोटल वेट ओवरलाइंग अबव द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसका ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट निकालूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये डेप्थ है इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये डेंसिटी के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर आएगा निकालोगे तो, और इक्विवेलेंट मड वेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ओवरबर्डन प्रेशर होता है वो नहीं है आपका गैप के साथ वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये गैप के साथ वेरी करता है, कभी गैप के साथ हमारी नहीं है बहुत सारी क्वांटिटी वेरी करती है, जैसे कि नहीं है हमारी रॉक वेरी कर गई तो फ्लूइड वेरी कर गया, और साथ ही साथ कॉम्पैक्टेशन, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कॉम्पैक्टेशन इंक्रीज होता जाएगा, तो नहीं आपका ओवरबर्डन प्रेशर भी उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट है, कांस्टेंट नहीं होता, ये गैप के साथ चेंज होता है, और क्यों होता है क्योंकि रॉक और फ्लूइड चेंज हो जाते हैं, साथ ही साथ कॉम्पैक्टेशन चेंज होता है, क्योंकि कॉम्पैक्टेशन डेप्थ में, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना कॉम्पैक्टेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्टेशन जितना इंक्रीज होगा उतना आपका ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीज होगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि डेप्थ के इंक्रीज होने से ये इंप्लाइज करता है आपका ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो मैंने फॉर्मूला दे दिया ओवरबर्डन प्रेशर का आपको, ठीक है। अगर मैं ओवरबर्डन प्रेशर उसके लिए निकालूं, उस कंडीशन के लिए निकालूं जिसमें आपका रॉक और फ्लूइड चेंज हो रहा है डेप्थ के लिए, तो एक फॉर्मूला और आ सकता है ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट का, दैट इज हाइट, सॉरी ग्रेडियंट तो हाइट तो आएगी नहीं। अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपकी डेंसिटी लेता हूं तो ये हो जाएगा 0.433 डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स 1 - 5 प्लस 0.433 डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 5। ओके, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये कब अप्लाई होगा तो सब जगह अप्लाई, लेकिन स्पेशली हम इस फॉर्मूले को कब यूज करते हैं, जब आपकी रॉक चेंज हो रही हो और फ्लूइड चेंज हो रहा हो, कॉम्पैक्टेशन तो चेंज होगा ही होगा डेप्थ के साथ, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो ओवरबर्डन प्रेशर मैंने आपको बता दिया ड्यू टू टोटल वेट, ठीक है, ओवरलाइंग अबव द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट का यूज क्या होता है, देखो ये नहीं है, एक तरीके से बेस होता है। आप जो नहीं है ड्रिलिंग का प्लान यूज करते हो, फाइनल वेल प्लान, उसका बेस होता है, और ये मेनली आपका नहीं फ्रैक्चर प्रेशर और कोर प्रेशर निकालने के काम आता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मेशन है और इस पे नहीं है जो ओवरलैंड फॉर्मेशन है उसका ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट है समथिंग मान लो 0.96 मान लो, ठीक है, PSI पर फीट, ठीक है। तो मेरे को इस फॉर्मेशन को फ्रैक्चर करने के लिए इस प्लेट को काउंटर करना पड़ेगा, इस प्रेशर को काउंटर करना पड़ेगा, इस वर्टिकल कंपोनेंट को जो मैं फ्रैक्चर दूंगा, जो फ्रैक्चर फ्लूइड डालूंगा उसका प्रेशर समथिंग इसके बराबर या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो आप दोगे वो तो हॉरिजॉन्टल
तो जब हमारे पास ओवरबर्डन प्रेशर की वैल्यू होती है तभी हम नहीं अपने फ्रैक्चर फ्लूइड को नहीं है डिजाइन कर पाते हैं। इसलिए ओवरबर्डन प्रेशर का मेनली यूज होता है हमारा फ्लोर प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर निकालने में, और ये बेस होता है किसी भी बेल ड्रिलिंग प्लान को बनाने में। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरबर्डन प्रेशर कंप्लीट। ठीक है, अब बात आती है ओवरबर्डन प्रेशर इन ऑफशोर बेल्स। देखो दो तरीके के बेल्स होते हैं, एक तो तुम्हारा ऑनशोर मतलब ऑन सरफेस, ऑन मतलब शोर में होता है सरफेस, ऑन में सरफेस पर, ऑफशोर ऑफ मतलब उस जगह से हट जाना, मतलब सरफेस से हट जाना, तो ऑफशोर हो जाएगा तुम्हारा सी में। ठीक है, ऑन और ऑफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा सी। ठीक है, सी को भी नहीं हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल तुम्हारा मार्जिन, इस तरीके से डिवाइड किया है। लेकिन अभी हमने दो ही मेन टॉपिक पढ़ेंगे, ऑनशोर और ऑफशोर। ठीक है, अब देखो ऑनशोर का ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट है, उसके बारे में मैंने बात कर ली कि वह क्या होता है ड्यू टू ओवरलाइन फॉर्मेशन एरिया। ठीक है, अगर मैं ऑफशोर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं इस पोर्शन के बारे में, इस पूरी अर्थ को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो फर्स्ट ये हो गया तुम्हारा फुल कंप्लीट ऑनशोर है, सेकंड ये हो गया तुम्हारा नियर सी ऑनशोर है, थर्ड तुम्हारा ये वाला पार्ट हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, यहाँ पर आप नहीं ऑफशोर ड्रिलिंग करते हो। ठीक है, देखो पूरे सी में कहीं पर भी हम नहीं है ऐसे ही ड्रिलिंग नहीं कर सकते ऑयल प्रोडक्शन के लिए। मेनली ये पार्ट में आपका ऑयल प्रोडक्शन होता है। इसका भी रीजन है कि देखो ये नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है सरफेस के नजदीक है, तो जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ऑक्सीजन तो मिलेगी पास है, क्योंकि सरफेस के साथ में सनलाइट मिलेगी, तो किसी भी स्पीशीज को जिंदा रहने के लिए दो चीजों की मेनली जरूरत होती है, एक तो आपकी एयर और एक आपके लिए सनलाइट। ठीक है, तो नहीं है इस पोर्शन में आपको सनलाइट मिलेगी, एयर मिलेगी, तो मेनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सनलाइट इतनी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म वो स्पीशीज आपके यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और यहीं पर मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो डिपोजिट होता जाता है, कॉम्पैक्टेशन होता जाता है, आपकी ऑयल बनती है। ये आपको जीरो में बताया जाएगा, साथ ही साथ ऑफशोर में बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेनली हाइड्रोकार्बन या इमल्शन यहाँ पर मिलता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, तो ये 3 पार्ट, और ये हो गया तुम्हारा 4 पार्ट। मेनली इसमें क्या होता है, वाटर होता है आपका और सीज बेड होता है। ठीक है, तो हम चारों पार्ट के लिए ओवरबर्डन प्रेशर देखेंगे। देखो इस पार्ट के लिए हमने ओवरबर्डन प्रेशर देख लिया। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूं और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले जाऊं और इस पॉइंट में निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरी जो ओवरलाइन फॉर्मेशन है वो रॉक प्लस फ्लूइड प्लस अदर कटिंग। ठीक है, रॉक प्लस फ्लूइड प्लस अदर कटिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इतने पोर्शन में तो रॉक प्लस फ्लूइड प्लस अदर कंटेंट है, और इतने पोर्शन में वाटर ही वाटर है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस इतने पार्ट को देखो, इसके इतने पार्ट के द्वारा प्रेशर लगेगा, वो इतने पार्ट के द्वारा प्रेशर लगेगा, लेकिन जो इतने पोर्शन के द्वारा प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पर और इस पोर्शन के द्वारा प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पर, सेम लेवल पर, वो यहां पर कम होगा बजाय इसके। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं रॉक प्लस फ्लूइड की कंबाइंड एवरेज डेंसिटी देखूं तो वो हमेशा ज्यादा ही होगी वाटर की एवरेज डेंसिटी से, तो यहाँ पर जो वेट लगेगा ओवरऑल वेट वो कम लगेगा, और यहाँ पर जो ओवरऑल वेट लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पूरा ही रॉक प्लस फ्लूइड है, और यहाँ पर थोड़े से पोर्शन में रॉक प्लस फ्लूइड है, और आपका ज्यादा मतलब थोड़े बहुत पार्ट में वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरबर्डन प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ पर ओवरबर्डन प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑफशोर में तुम्हारा नहीं है जो सेम पॉइंट पर ओवरबर्डन प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितना ही वाटर डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी उतना ही तुम्हारा ओवरबर्डन प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, और
ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये क्या है, ये ऑनशोर ही है, लेकिन ये आपका नियर ऑफशोर ऑनशोर है। तो यहाँ पर जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे जो कॉम्पैक्टेड हुए होंगे वो लूज कॉम्पैक्टेड हुए होंगे, क्योंकि अगर मैं खाली मिट्टी को नहीं डिपोजिट करता जाऊं तो वो एक हार्ड फॉर्म कर सकती है, लेकिन अगर वाटर प्लस मिट्टी को नहीं डिपोजिट करता जाऊं तो वो लूज कॉम्पैक्टेशन का हो जाएगा, मतलब गीली मिट्टी के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर लूज कॉम्पैक्टेशन है। तो यहाँ पर जो सेम पॉइंट पर प्रेशर लगेगा इस फॉर्मेशन के द्वारा वो कब होगा, इस फॉर्मेशन की वजह से, बन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लूज कॉम्पैक्टेशन है। लूज कॉम्पैक्टेशन में आपकी जो टोटल वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा इसके कंपेरिजन में। इसके कंपेरिजन में तो ज्यादा होगा, 4 के कंपेरिजन में 2 का ज्यादा होगा, लेकिन 1 के कंपेरिजन में 2 का कम होगा, ठीक है। अब मैं थर्ड की बात करूं, ठीक है। देखो ये आपका मीन सी लेवल है, ठीक है। अगर मेरा सी मीन सी लेवल से नहीं स्टार्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे ये नियर सी सरफेस है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि सी डायरेक्ट सरफेस से चालू हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि सी थोड़ा नीचे जाके चालू होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है और नीचे जाके चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वाटर यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पर वाटर तो डेप्थ से स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो खाली वाटर प्लस आपके रॉक एंड फ्लूइड मिलेगा, जबकि ये वाला केस हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो यहाँ पर नीचे रॉक मैट्रिक्स होगी प्लस फ्लूइड होगा, साथ के साथ यहाँ पर वाटर होगा ओनली, और यहाँ पर इतने पोर्शन में होगी आपकी एयर। तो 3 कंपोनेंट आ गए, तुम्हारा रॉक प्लस फ्लूइड आ गया, तुम्हारा वाटर आ गया, तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, एयर आ गया। तो देखो एयर की डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में और भी कम हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ ओवरबर्डन प्रेशर सेम लेवल पे इस पॉइंट पर और भी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकालता हूँ कि 1 का प्रेशर सबसे हाई होगा, फिर 2 का प्रेशर सबसे हाई होगा, फिर 4 का प्रेशर हाई होगा, फिर 3rd का, क्योंकि यहाँ पर एयर प्लस वाटर प्लस रॉक मैट्रिक्स पेंट है, यहाँ पर खाली वाटर और रॉक मैट्रिक्स पेंट है, यहाँ पर तुम्हारे अनकॉम्पैक्टेड सेडिमेंट है पर रॉक मैट्रिक्स के हैं, और यहाँ पर तुम्हारे कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट है रॉक प्लस फ्लूइड के। और जितनी जितनी इनकी डेप्थ बढ़ती जाएगी अनकॉम्पैक्टेशन की या फिर एयर प्लस वाटर की या फिर वाटर की, उतना ही आपका ओवरबर्डन प्रेशर घटता चला जाएगा। अब ओवरबर्डन प्रेशर घट रहा है तब आपका ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट भी घटेगा, ठीक है। तो सेम रिलेशन ओवरबर्डन, ये तो ओवरबर्डन प्रेशर के लिए, सेम रिलेशन ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं, लेकिन वो आपको डिटेल में केसिंग में पता पड़ेगी। देखो एक होती है ऑयल विंडो, नहीं सॉरी ऑयल विंडो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक नहीं है, प्रेशर विंडो होती है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ओवरबर्डन प्रेशर का डेरिवेशन करूं तो समथिंग न्यू आ गया, ठीक है। और अगर तुम्हारे कोर प्रेशर जैसे फॉर्मेशन प्रेशर का डेरिवेशन करूं तो वो ओवरबर्डन प्रेशर से कम होगा, ठीक है, ये आ गया। अब जितना इसमें गैप है उसी हिसाब से मैं ऐसे समथिंग ये ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ होता है। तो जितनी भी लाइन बनेगी उतनी आपको उस डेप्थ तक केसिंग का यूज करना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पर 5 लाइन बनी है तो मेरे को 5 केसिंग डिफरेंट 5 केसिंग लगानी पड़ेगी उस फॉर्मेशन में जाने के लिए, ठीक है। ये है ओवरबर्डन प्रेशर का और ये तुम्हारा फॉर्मेशन प्रेशर का, ठीक है। अब देखो अगर ये गैप कम हो जाए, अगर ये गैप कम हो जाए तो जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जब ओवरबर्डन प्रेशर और फॉर्मेशन प्रेशर में गैप कम हुआ, दैट इज मैं 3rd पॉइंट की बात करूं तो नहीं है उसमें नंबर ऑफ केसिंग ज्यादा लगेगी। तो यही बताना चाह रहा था मैं कि ऑफशोर में
नंबर ऑफ केसिंग ज्यादा लगेंगी सेम लेवल के लिए जो ऑन शोर में लगेगी, ठीक है। तो इसका रीजन है क्योंकि ओवरबर्डन प्रेशर आपका कम हो जाता है ड्यू टू वाटर कॉलम और वाटर प्लस एयर कॉलम और वाटर प्लस एयर प्लस अनकॉम्पैक्टेड सेगमेंट के कारण, ठीक है। तो ये आपका आ गया इफेक्ट ऑन ओवरबर्डन प्रेशर ड्यू टू वाटर, ओके। तो यहां पर आपका ओवरबर्डन प्रेशर खत्म होता है। पर देख लो कुछ छूट तो नहीं रहा, सिंपली ये सब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के हिसाब से निकाल दिए, लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर खाली फ्लूइड कॉलम का होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन करने के लिए मैंने ये निकाल दिए आपके बुक में भी। हाँ देखो जनरली अगर हम अर्थ की बात करें तो ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट जो आता है ना वो आपका आता है 1 psi पर फीट, ठीक है। ओवरबर्डन प्रेशर मतलब रॉक प्लस फ्लूइड का, और रो फ्लूइड हम मानते हैं ना, मेजरली जो अपनी सब सरफेस में जो फ्लूइड बना होता है ना, अगर मैं 100% फ्लूइड मानूं तो इसमें से 1% आपका हाइड्रोकार्बन होगा और 99% आपका जो फ्लूइड होगा वो वाटर होगा। अब ये वाटर सॉल्ट कंटेंट वाटर भी हो सकता है और आपका प्योर वाटर भी हो सकता है, जनरली सॉल्ट कंटेंट होता है। पर आप कई बार अगर लोअर मतलब सैलो डेप्थ पे देखोगे तो आपका फ्रेश वाटर होता है जो आपको ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। 200 फीट तक बोरवेल खरीदते खोदते हो ना आप पानी निकालने के लिए, जिसको सबमर्सिबल भी बोलते हैं, वो फ्रेश वाटर में आता है, लेकिन उसके नीचे आप जाते जाओगे तो आपको सॉल्ट कंटेंट वाटर मिलेगा। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो तुम्हारी सॉल्ट वाटर की होगी वो वेरी करती है 1.3 से 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी इन फ्लूइड की, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्ट कंटेंट वाटर मान के चलूं तो सॉल्ट कंटेंट वाटर के लिए अगर मैं इनमें प्रेशर ग्रेडियंट निकालूं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज 0.433 into 1.03 और ये आ जाएगा आपका 0.468 समथिंग, ठीक है। तो 0.468 समथिंग psi पर फीट। तो रॉक प्लस फ्लूइड में फ्लूइड का नहीं है प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो गया 0.468 psi पर फीट। तो बनने से जो रेस्ट होगा वो जनरली होता है आपका मैट्रिक्स का। तो याद रखने की चीज ये है कि इसमें ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट होता है जनरली 1 psi पर फीट और सॉल्ट वाटर का होता है 0.468 फीट और 0.468 फीट और रेस्ट रह जाएगा आपका मैट्रिक्स का। और अगर आप कोई फ्रेश वाटर लेके चलोगे तो ये हो जाएगा 0.433 psi पर फीट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है 1 से मल्टीप्लाई होगा 0.433 में, ठीक है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो ये हो गई तुम्हारी डेप्थ और ये तुम्हारा हो गया फॉर्मेशन प्रेशर, सॉरी ओवरबर्डन प्रेशर, हाँ, और ये हो गया हमारा ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज सिग्मा। सॉरी ये होता है बल्क डेंसिटी का ग्राफ, बल्क डेंसिटी दैट इज जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उससे ऊपर जितना ही फॉर्मेशन उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ निकालना है तो ये समथिंग ये आएगा, इसकी लोअर वैल्यू ये आ जाएगी और अपर वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा 1.9 और ये हो जाएगा 0 डेप्थ मतलब सरफेस पे। और अगर मैं इसका ओवरबर्डन इसी ग्राफ का ये बल्क डेंसिटी की वैल्यू ये लेके डेप्थ के अकॉर्डिंग अगर मैं ओवरबर्डन प्रेशर का ग्रेडियंट ग्राफ बनाता हूं तो वो समथिंग ये आ जाएगा 0.82 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू होगी 1। तो मैक्सिमम जब आपका वाटर फिल्ड है एज अ फ्लूइड इन द सबसरफेस देन योर ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट बिकम 1 psi पर फीट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट फिनिश होता है। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स प्रेशर और मैट्रिक्स स्ट्रेस और मैट्रिक्स प्रेशर ग्रेडियंट।
ठीक है। मैट्रिक्स प्रेशर और मैट्रिक्स स्ट्रेस एक ही चीज हो जाएगी, और मैट्रिक्स प्रेशर ग्रेडियंट उसका हाइट का नहीं है, डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपली मैं 4 पॉइंट बताता हूँ आपको। एक तो ये ट्राई एक्सियल प्रेशर होता है, मतलब तीनों डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करती है, उसको भी सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सिग्मा वर्टिकल, सिग्मा हॉरिजॉन्टल, सॉरी सिग्मा इन वाई एक्सिस, सिग्मा इन एक्स एक्सिस और सिग्मा इन जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये ट्राइएक्सियल फोर्स होता है। इसी के कारण, इसी मैट्रिक्स प्रेशर के कारण जो तुम्हारी रॉक है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में कन्फाइंड होती है इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मतलब जब ये मैट्रिक्स प्रेशर लगेगा तभी तो एक रॉक कन्फाइंड पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन में नहीं रहेगी अर्थ क्रस्ट में। अगर ये नहीं लगेगा तो ये कभी ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इसी के कारण, इस प्रेशर के कारण तुम्हारी फॉर्मेशन या फिर रॉक मैट्रिक्स एक कन्फाइंड पोजीशन में रहती है अर्थ क्रस्ट में। ये ट्राइएक्सियल फोर्स प्रेशर होता है तुम्हारा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो सेम प्लेन में होता है, तुम्हारा ओवरबर्डन प्रेशर होता है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स स्ट्रेस का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस पोर फ्लूइड का जैसे ओवरबर्डन प्रेशर ये हो गया तुम्हारा, ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया उसका प्रेशर ग्रेडियंट प्लस पोर फ्लूइड, ये तुम्हारे ऐसे होता है। मतलब ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल टू मैट्रिक्स प्रेशर ग्रेडियंट प्लस पोर फ्लूइड प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और जो लेते हैं ना यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेशर ग्रेडियंट को वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स प्रेशर में इतना ही 4 पॉइंट है कि वर्टिकल प्लेन में होता है इसका जो कंपोनेंट, वो ओवरबर्डन प्रेशर के सेम प्लेन में होता है। एक ये ट्राइएक्सियल होता है प्रेशर, और थर्ड इसका ये फॉर्मूला होता है कि ओवरबर्डन प्रेशर इक्वल टू सिग्मा वर्टिकल मैट्रिक्स प्लस पोर प्रेशर ग्रेडियंट, और तुम्हारा मैट्रिक्स प्रेशर की वजह से एक फॉर्मेशन पर्टिकुलर वे में कन्फाइंड होता है अर्थ क्रस्ट में। जो तुम्हारा मेन टॉपिक है वो है पोर प्रेशर, ठीक है। पोर प्रेशर, तो पोर प्रेशर होता क्या है? पोर प्रेशर होता है कि जो तुम्हारे फ्लूइड बन रहा है वॉइड स्पेस में, पोर्स में ऑफ द रॉक मैट्रिक्स थी में, उस पर लगने वाला प्रेशर आपका पोर प्रेशर होता है। और वो किसकी वजह से लगता है? जो फ्लूइड ओवरलाइन है उस पॉइंट की। जैसे मैं ये अगर रॉक मैट्रिक्स मान लूं और इसमें कुछ पॉइंट पर वॉइड्स है, तो मान लो ये तुम्हारी वॉइड्स है, ठीक है। थोड़ा तो देखो ये तुम्हारे वॉइड्स है, इसमें ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो इस पॉइंट, इस पर जो प्रेशर लगेगा उसको हम बोलेंगे पोर प्रेशर। और वो किसकी वजह से लगेगा? जो ऊपर रॉक मैट्रिक्स होगी उसमें भी फ्लूइड होगा, जो रॉक मैट्रिक्स होगी उसमें भी फ्लूइड होगा। तो इन सब पे फ्लूइड के कारण इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा उसको हम पोर प्रेशर बोलेंगे। और जितना इस पर प्रेशर लगेगा वो प्रेशर को इन वॉल्स पे लगाएगा, मैट्रिक्स की वॉल्स पे लगाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स इस पर प्रेशर लगाएंगी। अगर ये वापस में प्रेशर नहीं लगाएगा तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा। तो ठीक है, तो पोर प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर अप्लाइड ऑन द पोर फ्लूइड ड्यू टू द ओवरलाइन फ्लूइड इन द void space of rock matrix, ठीक है। अब ये पोर प्रेशर 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बेसिकली होता तो 2 टाइप का ही है, दैट इज नॉर्मल पोर प्रेशर और एबनॉर्मल पोर प्रेशर। क्योंकि एबनॉर्मल पोर प्रेशर को 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है, दैट इज ओवर प्रेशर और अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर को हम सबनॉर्मल बोलते हैं, इसलिए इसको मेनली कहते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो पहला होता है कि तुम्हारा नॉर्मल प्रेशर, पोर प्रेशर। नॉर्मल पोर प्रेशर क्या होता है? जब तुम्हारा में जो पोर प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फ्लूइड कॉलम के बराबर हो, मतलब रॉक में जो फ्लूइड भर रही है उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर हो, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल पोर प्रेशर। और जब हाइड्रोस्टैटिक मेरा कहना तो ये है कि अगर इसका 0.433 मतलब 1
1 ग्राम पर सीसी का फ्लूइड भर रहा है, दैट इज वाटर भर रहा है, तो इसका फ्लूइड ग्रेडियंट, पोर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है 0.433। हम मान के चल रहे हैं 0.433, लेकिन अगर 0.433 के बराबर आ गया तो ये हो गया नॉर्मल पोर प्रेशर, और 0.433 से ज्यादा या कम आया तो ये हो जाएगा एबनॉर्मल पोर प्रेशर। अगर ज्यादा आया तो आप कह दोगे कि ओवर प्रेशर जोन है, ओवर प्रेशर जोन, अगर कम आया तो आप कह दोगे अंडर प्रेशर जोन है, ठीक है। इसको एबनॉर्मल बोलते हैं और इसको सबनॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा मतलब क्या है कि जो ओवर प्रेशर जोन का नहीं प्रेशर होगा वो 0.433 से ज्यादा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि कम होगा। अगर आप सॉल्ट फ्लूइड मान के चलते हो, सॉल्ट वाटर चलते हो, तो ये 0.46 हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर 0.46 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0.46 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब नॉर्मल प्रेशर हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, मतलब नॉर्मल प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। हम यूं कह सकते हैं कि हर जगह वाटर फील्ड है, कुछ जगह नहीं है, और भी फ्लूइड फील्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रेशर पोर प्रेशर है वो डेप्थ के साथ, फ्लूइड टाइप के साथ, सॉल्ट कंटेंट जितना फ्लूइड में है उसके साथ, और तुम्हारा क्या कह सकते हैं एयर कंटेंट कितनी है फ्लूइड में उसके साथ वेरी करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा नहीं है नॉर्मल पोर प्रेशर हो गया, जब नहीं है हमारी हिसाब से वैल्यू आया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू इतनी आ रही तो इसी के बराबर आए, और जब ज्यादा आए तो ओवर प्रेशर, और कम आए तो अंडर प्रेशर, ठीक है। ओवर प्रेशर जोन को हम नहीं है ओवर प्रेशर दे सकते हैं, ओवर प्रेशर पोर प्रेशर को हम नहीं है एबनॉर्मल पोर प्रेशर भी कहते हैं, और इसको जियो प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसके कारण होता है, जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल, मैकेनिकल इफेक्ट के कारण ये प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। उन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पोर प्रेशर बेस है आपका ड्रिलिंग इंजीनियरिंग का, ठीक है। और कहीं पे भी आप यूज करोगे ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में ये फॉर्मूला जरूर यूज होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पोर प्रेशर दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको पोर प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पोर प्रेशर वो एबनॉर्मल पोर प्रेशर हमको जियो पोर प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि ये जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल और मैकेनिकल इफेक्ट के कारण भी आता है। और जो सबनॉर्मल पोर प्रेशर, सबनॉर्मल जो अंडर पोर प्रेशर जोन है उसको सबनॉर्मल प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा हमारा, हाँ ये किसके कारण आता है मैंने बता दिया, जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल और मैकेनिकल इफेक्ट के कारण। देखो जब कोई, जैसे एग्जांपल में, जैसे मैंने दूध में दही डाला, तो ठीक है, तो ये तो हो गया इफेक्ट कि मैंने ये प्रोसेस करी, दूध में दही डाला, तो दूध में दही डालने से दूध तुरंत ही दही बन जाएगा क्या? नहीं, उसमें कुछ रिएक्शंस होंगी तब वो जाकर दही बनेगा। तो ये तो होगा इफेक्ट, जो दही डालने की प्रोसेस है ये तो होगा इफेक्ट, कि जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल और मैकेनिकल, ये तो इफेक्ट। इन इफेक्ट के कारण जो प्रोसेस होंगी, जैसे कि डिपोजिशनल प्रोसेस, डायलिनेटिक प्रोसेस, टेक्टोनिक इफेक्ट और आपका थर्मोडायनेमिक इफेक्ट, ये सब हो जाएंगे तुम्हारे प्रोसेस। इन इफेक्ट के कारण जो प्रोसेस होंगी वो ये हो जाएंगी, और इन प्रोसेस के कारण जो एबनॉर्मल प्रेशर बनेगा उसको बोलेंगे ओवर प्रेशर जोन, ठीक है। तो ये तो पार्ट नहीं है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ये पार्ट हम बस इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है। देखो सबनॉर्मल पोर प्रेशर होता है ना, उसको हम जल्दी से काउंटर कर सकते हैं बजाय एबनॉर्मल पोर प्रेशर के, क्योंकि ये नहीं डेंजरस होता है मैन पावर के लिए भी और मशीनरी के लिए भी, लेकिन ये डेंजर फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये किन कंडीशन में आता है, ये नेचुरल कंडीशन में भी आ सकता है और आर्टिफिशियल कंडीशन में भी आ सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ फॉर्मेशन से, तो उसका फॉर्मेशन का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वो हो जाएगा सबनॉर्मल पोर प्रेशर। और नेचुरली तुम्हारी कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, तुम्हारी कोई जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल प्रोसेस हो गई उसके कारण, ठीक है। तो ये पोर प्रेशर की डेफिनेशन बता दी, पोर प्रेशर का मैग्नीट्यूड के आधार पर 3 पार्ट बता दिए, नॉर्मल, एबनॉर्मल और सबनॉर्मल। नॉर्मल का बता दिया 0.433 के बराबर, अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर हो तो नहीं है, नॉर्मल नहीं हो तो नहीं है सबनॉर्मल, और एबनॉर्मल में ज्यादा हो जाती है, सबनॉर्मल में कम हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपने एबनॉर्मल।
ठीक है, एब्नॉर्मल प्रेशर। देखो जैसे कि हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ का नहीं है फुल भर रहा है वाटर, तो मैं इसका नहीं 0.433 ग्रेडियंट मान के चलूंगा। ये तुम्हारी सरफेस है, अगर 2000 फीट का डेप्थ है तो 2000 फीट के हिसाब से यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 2000 PSI पर PSI, ठीक है। तो समथिंग ये मान लो आपका आ रहा है 900 समथिंग है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं समथिंग है, ठीक है, 900 PSI आ रहा है, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 900 PSI प्रेशर है, और उसी के हिसाब से जब मैंने ड्रिलिंग करी तो मैंने जो ड्रिलिंग मड लिया उसको 900 PSI के हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये प्रेशर हुआ ओवर प्रेशर, ये हुआ समथिंग 1500 PSI, तो मैंने तो कही 900 के हिसाब से, ये 1500 के हिसाब से, तो ये फ्लूइड सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि 1500 में से 900 काउंटर हो जाएगा 600 के हिसाब से, ये फ्लूइड प्रेशर पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस में आके ब्लास्ट कर देगा, ब्लो आउट हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ फेल हो जाएगा, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी खत्म, ठीक है। तो नहीं, हमको एब्नॉर्मल प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अगर ये जोन है तो ये एब्नॉर्मल प्रेशर हो सकता है क्या नहीं। तो एब्नॉर्मल प्रेशर के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये मैन पावर और मशीनरी दोनों के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। एब्नॉर्मल प्रेशर तो मैंने बता दिया कि नहीं किसकी वजह से, 4 इफेक्ट होते हैं, जियोलॉजिकल, जीओकेमिकल और मैकेनिकल, ठीक है, और इनसे प्रोसेस होते हैं डिपोजिशनल, डायनेमिक, ठीक है। तो हम पहली प्रोसेस पढ़ते हैं डिपोजिशनल इफेक्ट। हाँ, डिपोजिशनल इफेक्ट, ठीक है। अब डिपोजिशनल इफेक्ट में क्या होता है, जो देखो जैसे आपके में सैंड पार्टिकल्स होता है, ठीक है, ये जनरली वाटर कंटेंट होते हैं, ठीक है। वाटर कंटेंट, अगर इसके ऊपर और अगर सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन प्रोसेस होगी तो इसके ऊपर और सेडिमेंटेशन पार्टिकल आएंगे, फिर और आएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से लेयर बनेंगी। जब लेयर बनेंगी तो जो वाटर इवॉल्व होगा, ठीक है, वाटर इसमें से एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो जो जितना यहाँ डिपोजिशन होता जाएगा, कॉम्पैक्टेशन होता जाएगा, डिपोजिशन होता जाएगा, उतना ही तुम्हारा पानी निकलना चाहिए, मतलब जो फ्लूइड उसके अंदर है, पानी ना कहे, जो फ्लूइड उसके अंदर है वो निकलना चाहिए। अगर डिपोजिशनल होता गया, कॉम्पैक्टेशन होता गया और वाटर नहीं निकला तो आपका जनरेट होगा एब्नॉर्मल प्रेशर जोन। कैसे हुआ, गौर पर, ठीक है। जैसे कि सेल है, सेल होता है, सेल की पोरोसिटी आपकी अप्रॉक्स 60% होती है, मैक्सिमम पोरोसिटी इन द रॉक फैमिली ऑफ रॉक्स। एक तो सेल की होती है और एक साथ हमारी मार्ल की होती है, मार्ल की बात करने पर सेल की होती है अप्रॉक्स 60% पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी अप्रॉक्स 60%, और इसमें मेनली जो फील्ड होता है वो होता है वाटर, ठीक है। तो ये मतलब पोरोसिटी इतनी हाई है और वाटर फील्ड है, इसका क्या मतलब है कि ये एक एब्नॉर्मल प्रेशर जोन है। सेल जब भी होता है ना तो हम पहले चेक करते हैं कि ये एब्नॉर्मल है कि नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है, सेल ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, एब्नॉर्मल प्रेशर जोन है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एब्नॉर्मल प्रेशर जोन होगा, कभी कभी नॉर्मल प्रेशर जोन भी होता है। अभी नॉर्मल प्रेशर किसके लिए आएगा कि हमारा कॉम्पैक्टेशन हुआ हो। कॉम्पैक्टेशन मतलब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है ग्रेन्स की एक दूसरे के ऊपर, वो मैनेज कर रही हो रेट ऑफ वाटर एक्सपेल्शन को, ठीक है। और ये एब्नॉर्मल प्रेशर जोन किस कारण होगा, अंडर कॉम्पैक्टेशन, ठीक है। और ये कब होगा, जब ये आपकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट बढ़ जाए और रेट ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ वाटर घट जाए, ठीक है। तो दो तरह की सेल होती है, एक कॉम्पैक्टेड सेल, एक अंडर कॉम्पैक्टेड सेल। अंडर कॉम्पैक्टेड सेल एब्नॉर्मल प्रेशर जोन क्रिएट करेगी और कॉम्पैक्टेड सेल नॉर्मल प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। अगर मैं रॉक में से ये सेल के एग्जांपल उठा के देखूं और इसके बारे में स्टडी करूं तो स्टडी कुछ इस प्रकार से है कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये हो गया पहला कॉम्पैक्टेड और दूसरा हो गया अनकॉम्पैक्टेड, ठीक है।
ये डिपोजिशन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके भी डिपोजिशन, डायनेमिक, टेक्टोनिक, मैकेनिकल, थर्मोडायनेमिक बहुत सारे हैं। तो हम डिपोजिशन में भी पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्टेशन और अंडर कॉम्पैक्टेशन। देखो कॉम्पैक्टेशन में क्या आएगा आपका कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स है वो अगर कम होती है, रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होती है, रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन सेल्स और इन रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड इन अदर रॉक्स। इन सेल, ठीक है, और रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड इन अदर रॉक्स। अगर ये नहीं कम होती है तो आपका आएगा नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन, ठीक है, मतलब सेडिमेंटेशन कम धीरे धीरे होता है, उसमें से वाटर निकलता जाता है, तो ये आएगा आपका नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन। और अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज्यादा हो जाती है रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर से, तो वो आएगा आपका अंडर कॉम्पैक्टेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है किसी भी रॉक का डिपोजिट होने का। अगर इसको बोलते हैं बैलेंस इन सेडिमेंटेशन एंड फ्लूइड एक्सपेंशन प्रोसेस। बैलेंस मतलब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम हो रेट ऑफ वाटर फ्लूइड एक्सपेंशन से, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाती है तो आपका आता है अंडर कॉम्पैक्टेशन, ठीक है। अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम है रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर से, तो इसमें आपका क्या होगा, पोरोसिटी, पोर वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, पोरोसिटी भी डिक्रीज होगी, परमेबिलिटी भी थोड़ी डिक्रीज होगी, आपका वॉल्यूम का सेडिमेंट का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ठीक है, और तुम्हारा सेडिमेंट का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन में आएंगे, ठीक है। और जो फ्लूइड कंटेंट है वो स्पेस का वह भी डिक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये डिक्रीज होगा क्यों, क्योंकि उसमें से वाटर एक्सपेंड हो रहा है। जब फ्लूइड में से प्रेशर लगने के कारण फ्लूइड निकल जा रहा है तो ये तो अपने आप दब जाएगा, तो नहीं दब जाएगा तो नहीं कम उसका पोर वॉल्यूम, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, सेडिमेंट वॉल्यूम वगैरह सब कम हो जाएंगे। लेकिन अगर तब क्या होगा जब इसमें से फ्लूइड निकल ही नहीं रहा है, निकल रहा है बहुत माइनर निकल रहा है और नहीं निकल रहा, तब क्या होगा, इसकी पोर वॉल्यूम भी नियरली सेम होगा, पोरोसिटी भी नियरली सेम होगी, परमेबिलिटी भी नियरली सेम होगी। परमेबिलिटी मतलब इस परमेबिलिटी को रहने दो, ये कंफ्यूजिंग फैक्टर है, इसको हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पोर वॉल्यूम, पोरोसिटी, सेडिमेंट वॉल्यूम भी नियरली सेम होगा और तुम्हारा फ्लूइड भी अंदर नियरली सेम होगा, तो निकल तो है, ठीक है। तो एक इंडिकेशन ये होगी तुम्हारी एब्नॉर्मल प्रेशर जॉन की कि उसमें जो क्वांटिटी है पोर वॉल्यूम, पोरोसिटी, सेडिमेंट वॉल्यूम और तुम्हारा फ्लूइड कंटेंट वो नियरली सेम होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो पोर फ्लूइड का प्रेशर होगा, पोर प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर होगा जो उसमें फ्लूइड भर रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन है तो नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन में फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड क्या है, जो उसके सराउंडिंग में फ्लूइड है ना अदर रॉक्स में, उसके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में जब दो फ्लूइड कांटेक्ट में होते हैं तो वो सेम प्रेशर पे होते हैं। अगर इसका ज्यादा भी होगा तो ये इधर ट्रांसफर कर देगा, दोनों का बराबर हो जाएगा, तो नहीं ये नॉर्मल पोर प्रेशर का होगा। लेकिन तब क्या होगा जब ये फ्लूइड किसी के कांटेक्ट में नहीं है और इस पर ये दबता ही आ रहा है, दबता ही आ रहा है, तो इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं कह सकता हूं अंडर कॉम्पैक्टेशन में जो पोर प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और पोर फ्लूइड के ज्यादा ही होगा, ठीक है। और ये सराउंडिंग के कांटेक्ट में भी नहीं है। और साथ ही साथ इसमें तो क्या है कि जो आपका ओवरबर्डन प्रेशर है नॉर्मल कॉम्पैक्टेशन में, ओवरबर्डन प्रेशर है वो रॉक मैट्रिक्स भी सपोर्ट कर रही है, साथ में आपका नहीं है जो पोर फ्लूइड है वो भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो टोटली आपका फ्लूइड सपोर्ट करेगा और जितना ज्यादा ओवरबर्डन प्रेशर में लगाता जाऊंगा उतना ही पोर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो फॉर्मेशन प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए कॉम्पैक्टेशन और अंडर कॉम्पैक्टेशन में कि इसमें नहीं है तुम्हारा नहीं है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा रेट ऑफ वाटर एक्सपेंशन से, साथ ही साथ पोर वॉल्यूम ये सारी क्वांटिटी डिक्रीज होंगी कॉम्पैक्टेशन के साथ साथ। थर्ड आपका नहीं है जो तुम्हारा पोर प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द पोर फ्लूइड होगा और तुम्हारा यहाँ पर
प्रेशर को नहीं है काउंटर कर रहे हैं, वो रॉक मैट्रिक्स प्लस फ्लूइड दोनों होंगे और तुम्हारा ये सराउंडिंग जो फ्लूइड कोर के अंदर है वो सराउंडिंग के फ्लूइड से कांटेक्ट में होगा और इसमें क्या होगा, इसमें टोटली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर फ्लूइड है वो सिर्फ वही ऐसा जो मटेरियल होगा बल्क रॉक के अंदर जो सपोर्ट करेगा ओवरबर्डन प्रेशर को और एबनॉर्मल कोर प्रेशर जोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्पैक्टेशन ऑफ सेडिमेंट उस सेल और अंडर कॉम्पैक्टेशन ऑफ सेल। अंडर कॉम्पैक्टेशन आप करेंगे एबनॉर्मल कोर प्रेशर को क्या कहते हैं, कारण होता है इसका अंडर कॉम्पैक्टेशन एबनॉर्मल कोर प्रेशर का कारण होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज कहा, क्योंकि ओवर प्रेशर जो ओवरबर्डन प्रेशर होगा वो खाली फ्लूइड ही हेल्ड कर रहा है, मतलब फ्लूइड ही काउंटर कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये मत निकाल लेना कि जो एबनॉर्मल कोर प्रेशर होगा वो आपका ओवरबर्डन प्रेशर के बराबर होगा, ये मत निकाल लेना, ये हमेशा कम होगा इससे। ये बस क्वांटिटी यहां से याद रखने वाली चीज है। अब क्यों कम होगा ये मैंने बुक में भी देखा था और 2-3 बुक में देखा था, हेरिटेज यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत दे रखा है लेकिन उसमें इतना डिटेल में नहीं दे रखा कि प्रेशर को पूरा काउंटर कर रहा है, ओवरबर्डन प्रेशर को जो कोर फ्लूइड का प्रेशर है वो पूरा काउंटर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एबनॉर्मल कोर प्रेशर जो यहाँ पर होगा वो आपका ओवरबर्डन प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन से कम होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया अंडर कॉम्पैक्टेशन और कॉम्पैक्टेशन इन सेल, ठीक है। और दो तरह की सेल होती है हमारी, कॉम्पैक्टेड और अंडर कॉम्पैक्टेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया कि ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेशर क्या होता है, कोर प्रेशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोर प्रेशर क्या होते हैं, और अगर मेरे टाइप्स ऑफ कोर प्रेशर में एक एबनॉर्मल प्रेशर जोन है तो वो किसके कारण होता है, फिर क्या प्रोसेस होती है उसमें। तो उन प्रोसेस में मैंने पहली प्रोसेस बताई डिपोजिशनल इफेक्ट के कारण कैसे होता है, उसमें मैंने एक सेल का पूरा मॉडल समझा दिया आपको कि अनकॉम्पैक्टेड और अंडर कॉम्पैक्टेड, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हमको न्यूमेरिकल करने हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर और आपके ओवरबर्डन प्रेशर के ऊपर, मैट्रिक्स प्रेशर के ऊपर कोई सवाल प्रेशर, ठीक है। तो ये सब चीजें आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बताया था, दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड कॉलम एंड इट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू rho g h, but in our petroleum industry it becomes rho h and this becomes rho g, okay. So but we use this formula for other value pressure such as overburden pressure and matrix pressure and fracture pressure to interpret all the pressure, ठीक है, to interpret all the pressures themselves. And in this formula we use